सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी लोग वीडियो पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, राइट। अगर उस वीडियो को लाइक नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। जानेंगे इस कक्षा के दौरान कि निराश हमें क्यों मिलती है, क्यों होती है। नमस्कार, मैं अमिता के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूरी चैप्टर के दौरान अलंकार में हमने सभी अलंकार को पढ़ लिया। अब एक अंतिम अलंकार है, वह है मानवीकरण अलंकार। अलंकार समझ में आ गई। ये मानवीकरण क्या है? मानवीकरण का निर्माण मानव से हुआ है। मानव क्या है? मानव का अर्थ होता है मनुष्य। बात करते हैं उसकी परिभाषा की। परिभाषा हमें यह बताती है कि जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार कहलाती है। बहुत मुश्किल है। क्या मैं सही बता रही हूँ? बिल्कुल सही बता रही हूँ। क्यों मुश्किल है? क्योंकि परिभाषा हमें समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, परिभाषा को अगर हम अच्छे से समझेंगे तो शायद समझ में आ जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। इसको समझने के लिए हम कुछ तरीके से समझाना चाहूँगी। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा की शुरुआत हो चुकी है। मानवीकरण अलंकार एक साहित्यिक युक्ति है जिसमें कह रहा है अचेतन। ये अचेतन का मतलब क्या है? अचेतन शब्द सुनते ही आपको बहुत मुश्किल लगे, लेकिन जब इसका अर्थ जानेंगे तो शायद आपको आसान लग जाएगी। तो अचेतन का अर्थ होता है निर्जीव। अब आप कहेंगे निर्जीव क्या है? साइंस पढ़ने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। निर्जीव सजीव हम साइंस में, विज्ञान में शुरू से पढ़ते हैं। सजीव जो जिंदा हो, निर्जीव जो डेड हो, यानी मरा हुआ हो। तो अचेतन का अर्थ होता है निर्जीव तत्वों पर मानवीय भाव। भाव क्या है? उनका विचार। मानवीय क्या हो गई? मनुष्य। उनके संबंध क्या हो गया? इंग्लिश की बात करें तो रिलेशन। और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण है। क्रियाकलाप हो गया, जो हमने काम किया, दैनिक जीवन हो, मासिक जीवन हो, जो भी जीवन में हम कार्य करते हैं वह क्रियाकलाप हो गया। तो वह इतने, जैसे निर्जीव हो गया, भाव हो गया, संबंध हो गया, और क्रियाकलाप में जो मानवीय मनुष्य की तरह, यानी मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाई दे, उसे ही हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। समझ में आ गई? बहुत इजी है। तो जिसमें निर्जीव वस्तुओं, प्रकृति या पशु पक्षियों पर मानवीय भावों, भावनाओं, गुणों, क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, उन्हें हम मानवीकरण कहते हैं। या सजीव और मनुष्य जैसा जिसमें दिखाया जाता हो, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब आपको यहाँ आ रहा है कि प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या होती है? जो नेचुरल चीज़, प्रकृति ने क्या क्या बनाया? एक तो होता है कि प्रकृति नेचुरल, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम होता है जो हमने हाथों से बनाया, और प्रकृति जो है हमने नेचुरल बनाया, जिसने गॉड गिफ्टेड, जिसने भगवान ने बनाया। तो भगवान ने क्या बनाया? हवा है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य है, चंद्रमा है, जीव जंतु हैं, खनिज है, पहाड़ हैं,
वगैरह वगैरह बहुत हैं, लिमिटेशन इसकी नहीं है। कृत्रिम क्या होती है? जो मनुष्य ने बनाया। अब मनुष्य कोई मूर्ति तो बनाता है ना, कुर्सी बनाता है, सोफ़ा बनाता है ना, ये तो मानव के द्वारा है ना। मनुष्य उसको लकड़ी लाता है और उसको घिसाई करके बनाता है, तो वह चीज़ें कृत्रिम हो गई। समझ में आ गई? चलिए, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जहाँ प्रकृति या निर्जीव वस्तुएं मनुष्य की तरह व्यवहार करती दिखे, वही मानवीयकरण है। ये 2 लाइन याद रख लीजिए, उतना टफ में मुश्किल में जाना ही नहीं आपको। क्या कह रहा है कि प्रकृति या निर्जीव वस्तु, प्रकृति हो गया जो प्रकृति ने बनाया है, और निर्जीव वस्तुएं जो प्रकृति ने खुद बनाया है। तो निर्जीव दोनों, प्रकृति और निर्जीव दोनों एक ही चीज़ हो गया। जो मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिखे, उसे हम मानवीकरण कहते हैं। तो चलिए, अब हम एक उदाहरण को ले लेते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ये इसी तरह आपको एक लाइन दे दिया जाएगा, एक पंक्ति से, किसी भी कविता से। तो यहाँ चूल्हे को रोते हुए और चक्की को उदास दिखाया गया है। तो यह प्रस्तुत पंक्ति जो है अकाल कविता से ली गई है, जिनके लेखक नागार्जुन हैं। तो जिनमें चूल्हे और चक्की का मानवीकरण करके अकाल की स्थिति को दर्शाया गया है। तो इसके अर्थ में हम चलेंगे आगे। तो इसका अर्थ कहता है कि अकाल या भोजन की कमी के कारण घरों में चूल्हा कई दिनों तक नहीं जला सकता है। अब चूल्हा क्या है? चूल्हा चाहे तो मिट्टी का होती है, हम गैस स्टोव पे करते हैं, खाना बनाते हैं, चाहे तो हम हीटर के बनाते हैं। गांव सब जब में जाएंगे तो आप मिट्टी का चूल्हा नज़र आएगा, है कि नहीं? वो मानव द्वारा निर्मित है, हम चूल्हा को हाथ से बना सकते हैं। तो जब अकाल पड़ती है, अकाल मतलब क्या होता है? कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार महामारी फैल जाती है, कई बार खाने को नहीं मिलता है। तो अकाल जब पड़ जाती है, जब भोजन नहीं मिलेगी, तो हमारे घर चूल्हा जल ही नहीं सकती है, कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलेगी। अब भोजन कहाँ से आएगा भाई? अब ये स्थिति है नहीं। अब तो हम मॉल जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हर एक तरह की चीज़ें हमें मिलती है। चावल से दाल, दाल से लेके गेहूँ, गेहूँ से लेके सब्जियाँ तक मिलती है ना। लेकिन पहले के जो ज़माने में थे, दादी लोग जो करती थी ना, वो चूल्हा, मिट्टी के चूल्हा में खाना बनाती थी, और गेहूँ जो खेत की फसल होती थी, उसे जाते में, चक्की में उसे पीस कर खाती थी। बहुत स्ट्रगल करके ही, मेहनत करके खाती थी। हालांकि मैं मज़े की बात बताना चाहूँगी, वो ज़्यादा बेनिफिट होता था शरीर के लिए, और स्वादिष्ट भी उसकी रोटियाँ बनती थी। ये गैस में जो हम रोटी बनाते हैं, वो गैस से पकती है, तो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तभी तो इंसान की आयु जो है, पहले 100 वर्ष जीते थे, अब लेकिन कई 75 तक में, कोई 65 तक में डेड हो जाते होते हैं कि नहीं। तो यह चक्की और क्या कहते हैं, अकाल में भोजन के कारण चूल्हा नहीं जलता है। जब हमारे पास अनाज ही नहीं रहेगा, तो हम भोजन कहाँ से पकाएंगे? जब भोजन नहीं पकाएंगे तो चूल्हा हमारी जलेगी ही नहीं। अच्छा, जब चूल्हा कैसे जलेगा? जब भोजन को, गेहूं को, हम चावल को, दाल को, जितने भी होता है, चक्की में हम पीस के खाते हैं। तो जब हम भोजन नहीं बनाएंगे तो हमारी उधर चक्की भी उदास होगी ना। समझिए इन बातों को। तो यही कह रहा है यहाँ कवि, जो कह रहे हैं कि भोजन की कमी के कारण घरों में चूल्हा कई दिनों तक नहीं जला, और चक्की भी उनके साथ साथ कई दिनों तक उदास रही, यानी सुनी नहीं रही। तो जो भूख और उदासी का जो माहौल दर्शाती है, यह है मानवीयकरण। तो क्योंकि जिनमें चूल्हा और एक खाना पकाने का साधन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो कोई भी चूल्हा हो, जब कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है, तो समझ में आता है कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। तो कवि ने यहाँ चूल्हे के न जलने से
उसके रोने से जोड़ा है। भाई जब अकाल आ जाएगा, हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा, तो हम लोग सब लोग भूखे हो जाएंगे, भूखे जब रहेंगे तो हमें रोना आएगा ही, आएगा कि नहीं। तो यही कह रहा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। उधर खाना नहीं बना तो चूल्हा रोया, और जब चक्की में हम अनाज को नहीं पीसे, दाल नहीं दरे और गेहूँ नहीं पीसे, तो हमारी रोटियाँ नहीं बनी। तो यही है मानवीकरण अलंकार। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि घर में अगर खाने को कुछ भोजन नहीं हो तो उसके अभाव में भूखे रहने के कारण कितना दुख होता है। यही है मानवीय अलंकार। चक्की रही उदास। चक्की का काम क्या है? अनाज पीसना। जब हम अनाज उपलब्ध नहीं होगी तो हम चक्की में क्या पीसेंगे? तो चक्की हमारी खाली रह जाएगी। खाली चक्की रहेगी तो उदास दिखेगी, इसका उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ कवि ने खाली रहने और उपयोग जो न रहने का उसकी उदासी से जोड़ा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये तो अर्थ के द्वारा स्पष्ट की गई थी, लेकिन इसका मानवीकरण अलंकार से क्या लेना देना है, यानी क्या संबंध है? हाँ, तो है लेना देना। मानवीकरण अलंकार हमें क्या दर्शाती है? निर्जीव वस्तुएं मानव की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ निर्जीव वस्तु क्या हो गई? चक्की और चूल्हा, है ना। तो चक्की और चूल्हा जो है वह निर्जीव वस्तुएं हैं, तो मानव के मनुष्य की तरह वह व्यवहार करते हुए दिखाई है। अब मनुष्य की तरह क्या हुआ? क्योंकि हम जब चूल्हा नहीं जलेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। यही है मानवीकरण अलंकार। चूल्हा और चक्की एक निर्जीव है, लेकिन इसके बिना हम ना तो खा सकते हैं और नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, और भूखे रहेंगे तो हम उदास रहने लगेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मानवीकरण जो है यह उदासी और खालीपन और दुख को दर्शाती है। यही है मानवीकरण। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए एक दूसरी उदाहरण को और ले लेते हैं। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। क्या कह रहा है? इस सोते संसार बीच जगकर सजकर, सजना मतलब सजकर संवरना, रजनी बोले। रजनी मतलब होता है यहाँ रात। तो यहाँ रात्रि को नारी के रूप में चित्रित किया गया है। क्या चित्रित किया गया है? आइए देख लेते हैं। यह कविता एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कविता है, जिसमें कविता का नाम है ये गजरे तारों वाले। इनकी जितनी भी कविताएं हैं बहुत अच्छी लगती है, खासकर मुझे राम कुमार वर्मा की। आप जितनी भी कविताएं पढ़ लीजिएगा, बहुत उनकी कविता सटीक होती है, मतलब उसका ऐसा लगता है कि हाँ कुछ उसमें अर्थ स्पष्ट हो रही है। तो यहाँ पर रात की सुंदरता का वर्णन जो है किया है वह मानवीकरण के लिए किया गया है, कि जिसमें रात यानी रजनी मतलब रात, जिसमें रात को एक सजी धजी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, एक नारी के रूप में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया है? जो तारों को गजरे से बेच रही है। गजरा समझते हैं? गजरा होती है एक बेली चमेली का फूल होता है जो वाइट कलर का फूल खिलती है। वो अक्सर ना दिन में क्या रात में ही खिलती है, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो सुबह आपको नज़र आएगी पौधे में, हालांकि हमने लगाया हुआ है। तो रात में खिलती है लेकिन सुबह हम जाए, और खुशबू इतनी बेहतरीन होती है कि क्या ही बताऊँ। तो अब यहाँ क्या कह रहा है? गजरे को तारों के गजरों के बीच में दर्शा रहा है। गजरा, अब कोई भी स्त्री जो है खासकर साउथ इंडियन बालों में गजरा लगाते हैं, अगर वो पूरी सज धज जाए ना और गजरा नहीं लगाएंगी ना तो वो उनके लिए सजना संवरना बेकार जैसी लगती है। जैसे वो गजरा लगाती हैं तो वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, यानी सुंदरता में एक निखार आ जाती है ना। ठीक उसी प्रकार आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, आपको वो दिन और रात हमेशा वो कभी लुप्त नहीं होती है, कभी छिपती नहीं है। रात में इसलिए दिखाई देती है
कि आकाश काले होते हैं, उसमें एक पॉपकॉर्न की तरह छोटे छोटे तारे दिखते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है ना। हालांकि वो दिन में भी होता है, लेकिन सूर्य के कारण नहीं दिखाई देती है, जैसा कि आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि अब रात आपने कभी आकाश को देखा है? नहीं देखा है। गौर से देखिएगा कि वो अंधेरे ब्लैक आकाश में, काले आकाश के बादल में किस तरह वो तारे जब उगते हैं, टिमटिमाते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। हालांकि उसे कोई देखता नहीं है कि नहीं। तो वही कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रात में जब आकाश में सन्नाटा होता है, जो अंधेरे में तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। भले ही इस दुनिया में उसे कोई उन्हें दिखने वाला नहीं हो, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो वह बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। अब फिर से यहाँ सवाल हो गया कि वो तो ठीक है, तारे और आकाश दिखाई पड़ते हैं टिमटिमाते हुए, तो अच्छा लगता है, लेकिन मानवीकरण कैसे हुआ? तो इस पंक्ति में रात को सजी धजी एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है कि अलंकार है, क्योंकि सजना एक मानवीय कार्य है। किसका? नारी का। नारी सिंपल साधारण रहेगी, अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो सज धज के अगर तैयार हो जाती है तो वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। कैसी सुंदर? जैसे आकाश में तारे उगते हुए टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो वो आकाश में जब तारे सुंदर लग सकते हैं, तो नारी सज धज के भी सुंदर दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर रात के तारों को गजरे के रूप में प्रस्तुत किया है कि इस पंक्ति में एक प्रकार से देखा जाए तो निराशा को व्यक्त करती है कि तारे आकाश में उगते तो हैं, बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है, तो उसकी तारीफ भी कोई नहीं करती है। अगर कोई नारी सज धज के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती है, फेसबुक में डालती है, इंस्टाग्राम में डालती है, अगर उसकी तारीफ़ करती है, उसे लाइक मिलती है, कमेंट मिलती है, तो वो खुद प्रफुल्लित हो जाती है। प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। ओहो, इतनी सुंदर तारीफ़, शायद मैं सुंदर लग रही हूँ, तभी तो हमें इतने कमेंट्स आए, इतने लाइक्स आती है ना। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ यूट्यूब हो, फेसबुक हो और इंस्टाग्राम हो, अगर आप कोई भी वीडियो को पोस्ट करते हैं, वहाँ लाइक कमेंट्स मिलती है, तो आपकी तारीफ़ हो जाती है। खासकर नारी अपने आप को ज़्यादा प्रफुल्लित मानती है, क्योंकि हमें इतनी लाइक कमेंट्स मिले। समझ में आ रही है? तो उसका निराश होना, अगर लाइक नहीं मिलती है, कमेंट नहीं मिलती है, तारीफ़ नहीं करते हैं, तो वह क्या हो जाती है? स्त्री निराश हो जाती है। तो यह जो निराश होना, वह यहाँ उनका मानवीकरण दर्शाती है। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यह पंक्ति रात के शांत और उदास समय को एक मानवीकरण सौंदर्य को दर्शाती है। यही है मानवीकरण अलंकार। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। और मैं बताना चाहूँगी कि पूरी अलंकार में से यह अंतिम अलंकार थी, जिसको हमने समाप्त कर दिया। और मैं कहीं भी इस पूरी अलंकार के चैप्टर के दौरान हमने कोई भी कमी नहीं रखी है समझाने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है, एनीवेज कोई भी संदेह हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरे समझाने की तरीका पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।